हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज मनोविज्ञान का 5वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपको इस पार्ट में भी मिलेंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है चिंतन है। चिंतन क्या है? तो चिंतन जो है ये ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चिंतन जो होता है ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया, अथवा बोले तो मनोवैज्ञानिक वस्तुओं की सापेक्ष मानसिक क्रिया है। इसलिए चिंतन जो है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभक्त किया? हिप्पोक्रेट्स ने तो व्यक्तित्व को इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया था। पहला था भाव शून्य, ठीक है, दूसरा था क्रोधी, तीसरा था आशावादी, चौथा था शिक्षावादी। इन्हीं 4 भागों में विभक्त किया था व्यक्तित्व को हिप्पोक्रेट्स ने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से अधिगम के चरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अप्रत्यक्षीकरण। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट बंडूरा ने किया था, और उन्होंने जो है 4 चरण इसके बताए थे। अप्रत्यक्षीकरण नहीं था बल्कि प्रत्यक्षीकरण था। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण था, स्मरण था, पुनर्बलन था, अनुकूलन था। ठीक है, तो यहाँ पे यही ध्यान देना है, अप्रत्यक्षीकरण नहीं था बल्कि प्रत्यक्षीकरण था। अल्बर्ट बंडूरा ने इसी को सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 भागों में बांटा था। अगला क्वेश्चन है अभिवृत्ति मापन की मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। अभिवृत्ति मापन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? तो ये स्केलिंग विधि कहलाती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अभिवृत्ति मापन की परिमापन या स्केलिंग विधि, इसको परिमापन भी कहते हैं। ठीक है, परिमापन या स्केलिंग विधि मनोवैज्ञानिक विधि या अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं, स्केलिंग विधि भी कहते हैं, और परिमापन विधि भी कहते हैं। कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इन 3-4 नामों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिक्षमता के संबंध में सत्य कथन है। तो अभिक्षमता के संबंध में, अभिक्षमता जो है यह एक अमूर्त संज्ञा है, इसकी प्राकृतिक वैयक्तिक होती है, यह जन्मजात क्षमता है। तो यहाँ पे सभी सही हो रहा है। ठीक है, अभिक्षमता के बारे में यहाँ पे सभी सही हो रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक वाद के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सिगमंड फ्रायड थे मनोविश्लेषणवाद के जनक, और उन्होंने अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का उपज किया था, और उनको जन्मदाता भी माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम की सर्वोत्तम प्रगति तभी होगी जब व्यक्ति अभिप्रेरित हो। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये एंडरसन की है। महत्वपूर्ण कोटेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अधिगम की सर्वोत्तम प्रगति तभी होगी जब व्यक्ति अभिप्रेरित होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, और ये कोटेशन 1946 में इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखा था हेवार्ड और लेंसकी ने। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन नामक पुस्तक हेवार्ड और लेंसकी ने लिखी थी, और इसमें इन्होंने विशिष्ट बालकों को 9 वर्गों में बताया था, विभाजित किया था, 9 वर्गों में विभाजित किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेवार्ड और लेंसकी ने विशिष्ट बालकों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो 9 वर्गों में विभाजित किया था। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सृजनशील बालक की मुख्य विशेषता होती है। तो सृजनशील बालक की सभी विशेषताएं होती है, स्वतंत्र निर्णय योग्यता, मौलिकता, उत्सुकता। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
और यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है, सृजनशील व्यक्तित्व वाले बालकों को टॉरेंस ने कितने भागों में बांटा था? तो इन्होंने 84 भागों में बांटा था सृजनशील बालकों को टॉरेंस ने। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने किया था? बुद्धि की संरचना का सिद्धांत तो ये गिलफोर्ड महोदय का था, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था। और इनके अनुसार जो है बुद्धि 3 विमाओं वस्तु, विषय वस्तु, संक्रिया, परिणाम, उत्पाद और परिप्रेक्ष्य के त्रिविमीय प्रारूप में देखा जा सकता है, ऐसा इन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन है, एक 5 वर्षीय बालक जो को पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किस अवस्था में रखा जा सकता है? तो 5 वर्षीय बालक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 2 से लेकर के 7 वर्ष होता है। ठीक है, और जो संवेदी गामक अवस्था होता है जन्म से लेकर के यानी 0 से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है? तो 7 से 11। ठीक है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये होता है 11 से 15। तो इन चारों को आप लोग याद रखिएगा, इन चारों को आप लोग याद रखिएगा, समय भी, वर्ष भी और क्रम से भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिबिंबात्मक अवस्था की अवधि होती है? तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था होती है 18 से 24 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रूनर ने जो है अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों में बांटा था। पहला था क्रियात्मक अवस्था। तो क्रियात्मक अवस्था कितने था? तो जन्म से लेकर के 18 माह, ये क्रियात्मक अवस्था था। दूसरा दिया था प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ठीक है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो था ये 18 से लेकर के जो है 24 माह तक था। ठीक है, और तीसरा था संकेतात्मक अवस्था। संकेतात्मक अवस्था ये कितने वर्ष था? तो ये 7 वर्ष तक था, 24 माह से लेकर के जो है 7 वर्ष की अवधि तक था। ठीक है, तो 3 अवस्थाओं में ब्रूनर ने जो है संज्ञानात्मक विकास को बांटा था, और तीनों अवस्थाओं को आप लोग वर्ष में भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर का संबंध आत्मकेंद्रित निर्णय से है? तो आत्मकेंद्रित निर्णय से है प्राक परंपरागत स्तर। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो है प्रथम स्तर जो होता है वो प्राक परंपरागत स्तर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सरलतम स्तर कौन सा है? तो सरलतम स्तर है संज्ञानात्मक क्षेत्र का ज्ञान। ठीक है, ब्लूम द्वारा जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 स्तरों में बांटा गया है। पहला था ज्ञान। ठीक है, उससे बाद आता है अवबोधन, उसके बाद अनुप्रयोग, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन। तो सबसे सरलतम जो है ज्ञान है और सबसे कठिनतम क्या है? मूल्यांकन है। तो दोनों प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सरलतम भी पूछा जाता है और कठिनतम भी पूछा जाता है। तो कठिनतम में आपका मूल्यांकन हो जाएगा और सरलतम में ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की समयावधि होनी चाहिए? तो एनसीईआरटी के अनुसार 36 होना चाहिए। ठीक है, और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की जो अवस्था थी वो 45 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सांस्कृतिक मूल्य नहीं है? तो सहायतापरक व्यवहार सामाजिक मूल्य है। सहायतापरक व्यवहार जो है ये सामाजिक मूल्य है, जबकि ये धार्मिक क्रियाएं, नृत्य, गायन ये किस में आ जाता है? सांस्कृतिक में आ जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं थोड़ा अलग तरीके से। अगला क्वेश्चन है, सुजनन शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है? तो सुजनन शास्त्र जो है ये मुख्य रूप से संबंधित है आनुवंशिक गुणों में सुधार संबंधी अध्ययन से। ठीक है, आनुवंशिक गुणों में सुधार संबंधी अध्ययन से ये संबंधित है सुजनन शास्त्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। और सुजननिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1883 में गाल्टन ने किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सुजननिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने 1883 ईस्वी में इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था।
अगला क्वेश्चन है, एक बालक जो स्कूटर चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, उदाहरण है। तो क्षैतिज अधिगम अंतरण का उदाहरण है। ठीक है, क्षैतिज अधिगम अंतरण में किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग बालक लगभग उसी प्रकार की परिस्थितियों में जब करता है तो वहाँ पे क्षैतिज अधिगम अंतरण होता है। ठीक है, देखिए स्कूटर चलाना जान रहा है, 2 पहिया व्हीलर, 2 व्हीलर ये भी है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, उसी से संबंधित ये भी है, तो वहाँ पे क्षैतिज अधिगम हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिशु का भूख लगने पर रोना दर्शाता है। तो शिशु को भूख लगने पर रोना क्या दर्शाता है? तो उसकी मूल प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार जो है उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती है, जैसे भूख लगने पर रोना, सामने रखी वस्तु को मुंह में रख लेना, ये सभी जो है उसके मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला है भाटिया बैटरी संबंधित है। तो ये किससे है? तो ये बुद्धि परीक्षण से है। ठीक है, और जिसका निर्माण CM भाटिया ने 1953 में किया था। अगला क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। उन्होंने एक परिभाषा भी दिया था वुडवर्थ ने, संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसका कथन है? तो ये वुडवर्थ का कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने पुरस्कार को वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य बनाने का साधन माना है? तो ये हरलाक ने पुरस्कार को जो है वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य बनाने का साधन माना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक बालक अति सक्रिय है, आप उसे सही दिशा में कैसे लाएंगे? तो कार्यों के नेतृत्व का कार्य प्रदान करके, कक्षा का मॉनिटर बना करके, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम दे करके उसको सही दिशा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल विधि के प्रतिपादक हैं। खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्लवाइल कुक थे ना, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवधान के व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो अवधान के व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन से हैं? रुचि है, लक्ष्य है, अभिवृत्ति है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अवधान के व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक से तात्पर्य उन कारकों से होता है जो व्यक्ति के अवधान को सार्थक ढंग से प्रभावित करते हैं, जैसे रुचि हो गया, लक्ष्य, अभिवृत्ति, संवेग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्तित्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अस्तित्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो कार्ल रोजर्स था। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मापन के आवश्यक तत्व हैं। तो मापन के आवश्यक तत्व सभी हैं। यहाँ गुण की व्याख्या, गुण की कार्यकारी परिभाषा, गुण के इकाइयों के रूप में व्यक्त करना। मापन जो होता है किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है, जिसमें उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। ठीक है, तो ये सभी उसके आवश्यक तत्व माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की किस अवस्था में अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बन जाती है? अभिव्यक्ति की माध्यम जो है भाषा बन जाती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के अंदर होती है। इस अवस्था में अभिव्यक्ति का माध्यम जो है भाषा बनने लगती है, गामक क्रियाएं नहीं। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से जानने की कोशिश करता है, बोलना शुरू करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियाँ, ये अधिगम का एक अभिन्न भाग है। शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के द्वारा की गई गलतियाँ जो है अधिगम का अभिन्न भाग है, जो उनके विचारों में एक संतुष्टि देता है, अंतर्दृष्टि देता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि को व्यक्त किया जाता है, यानी बुद्धिलब्धि का इसमें से कौन सा फार्मूला होगा? तो बुद्धिलब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मानसिक वास्तविक गुणे 100, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ये परिभाषा है आपका, ये फार्मूला है आपका बुद्धि लब्धि का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।